गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने जो कोर्स की बात करेंगे अपने प्लांट पैथोलॉजी के, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी के अपने जो कोर्स चलते हैं उसमें से अपना एक कोर्स है पी पैथ 121 121, ठीक है। तो ये पहला एक कोर्स है अपना, ठीक है। तो पहले कोर्स के अंदर अपने देखो क्या होगा, पहला कोर्स है तो पहले कोर्स में क्या पढ़ते हैं अपने, उस कोर्स के बारे में उसकी स्टडी करना, मतलब उसका ओवरव्यू एक तरीके से कि अपने जो बेसिक चीज़ें होती है इस कोर्स की उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें मतलब इसका फंडामेंटल्स, ठीक है। तो इस कोर्स का जो टाइटल भी रहता है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी के फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स मतलब उसकी आधारभूत स्टडी, इसका बेस, पूरा बेसिक जो अपने इसमें होगी। उसके बाद में इसके 2-3 कोर्सेज लगते हैं, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं इस कोर्स पे। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से पढ़ते हो तो उसके बाद में आगे के जो कोर्स होंगे वो बिल्कुल ईजी रहते हैं पढ़ने में। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होता, अगर आप बेसिक भी अच्छे तरीके से नहीं जानते तो आगे के कोर्स में पूरे के पूरे कोर्सेज में आपको प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो एक कोर्स और लगेगा, एक इसके अंदर लगता है माइक्रोबायोलॉजी, वो भी अपना ही सब्जेक्ट है, उसमें सेम ही चीज़ें हैं। देखो दोनों में एक जैसी चीज़ें मिलेगी क्योंकि एक जैसे कोर्स हैं इसमें, ठीक है। तो वो है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी किस में आ जाती है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी भी क्या होगी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर भी तो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो भी इसका एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी का एक पार्ट आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। पहले इसका कोर्स अलग से जैसे नहीं चलता था, इसके अंदर ही आता था, तो अब अलग अलग कोर्स हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपने इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो पहली चीज़ तो देखो इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं अपने। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी है तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर अपने सीधा सा इसको और क्या दूसरी भाषा इसके लिखे तो क्या होगी, देखो फाइटो पैथोलॉजी, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड जो होता है उसमें क्या आएगा, ये फाइटो पैथोलॉजी, ठीक है। तो फाइटो पैथोलॉजी का फाइटोन का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, और पैथो का मतलब हो गया सफरिंग, पैथो का मतलब हो गया सफरिंग, लॉजी का मतलब या लोगस का मतलब हो गया स्टडी और नॉलेज, मतलब पौधे के अंदर होने वाली सफरिंग या फिर उसके अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम होती है या फिर उसको जो होने वाली पीड़ा जो होती है उसका अध्ययन, ठीक है। तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं अपने, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सफरिंग जो होती है, सफरिंग जो डिफाइन करती है वो किसको डिफाइन करती है, ये होता है डिजीज। सफरिंग होना मतलब क्या हो गया, पौधे के अंदर डिजीज। सीधा मोटे मोटे तौर पे देखें तो क्या होता है, पादप रोगों का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी होता है। इतना सिंपल भी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती है। देखो प्लांट के अंदर अपने डिजीज़ की डेफिनेशन अपने एक बार छोड़ते हैं। देखो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर क्या चीज़ आएगी, इसको मीनिंग जो होता है वो तोड़ के मैंने बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से बना होता है, ठीक है। तो ये किससे, लॉजी जिसके पीछे लग गया क्या हो गया, ये ग्रीक वर्ड से बना है। तो ग्रीक वर्ड से बना है तो लॉजी का मतलब, लोगस का मतलब तो हो गया स्टडी, और पैथोज का मतलब हो गया सफरिंग, और फाइटो का मतलब हो गया प्लांट। पौधे के अंदर होने वाली जो सफरिंग या पीड़ा जो होती है उसके अध्ययन करने को बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो कि प्लांट डिजीज और उसका प्लांट डिजीज का कोजेज, कोजेज का मतलब कारण, प्लांट डिजीज का कोजेज, ठीक है। प्लांट डिजीज एक तो रोग होना, दूसरा रोग का कारण, ठीक है। और ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी एक टर्म होती है कि स्टडी ऑफ ए कोज ऑफ ए डिजीज, ठीक है। स्टडी ऑफ ए कोज ऑफ ए डिजीज, एक डिजीज का जो या फिर ये क्या होता है, डिटर्मिनेशन एंड स्टडी ऑफ ए कोज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो एक बीमारी जो होती है उसको करने वाला जो कारक होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं हेतुकी विज्ञान, ठीक है, हेतुकी विज्ञान। तो ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ ए कोज ऑफ डिजीज, तो एक डिजीज का कारण जो होता है उसका अध्ययन कहलाता है ईटियोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होगा, डिजीज, डिजीज के बाद में आएगा उसका कारण, कारण का अध्ययन और उस कारक का अध्ययन, और उसके बाद में क्या आता है सिम्टम्स,
ठीक है, सिम्टम्स यानी कि रोग के लक्षणों का अध्ययन, और लॉसेस, ठीक है, क्या होता है लॉसेस, जो लॉस होता है उसका अध्ययन, और उसके बाद में मैनेजमेंट, उस डिजीज़ का मैनेजमेंट का अध्ययन। ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। अब देखो इसकी डेफिनेशन अपने देखते हैं तो क्या होगा, देखो डेफिनेशन के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, देखो फर्स्ट तो आती है प्लांट पैथोलॉजी किसको बोलते हैं, यह वह विज्ञान है जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, डिजीज का कॉजेज और ईटियोलॉजी, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स और रिजल्टिंग लॉसेस, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, डिजीज का प्रबंधन। इस चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इट इज ए स्टडी ऑफ ए डिजीज, कॉजेज, इटियोलॉजी, सिम्टम्स, रिजल्टिंग लॉसेज एंड मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर सीधी सीधी सिंपल भाषा में लिखते हैं तो पादप रोगों का अध्ययन, ठीक है, पादप रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। सिंपल भाषा में तो होता है ये, ठीक है। और जो प्लांट पैथोलॉजी जो होती है उसकी पूरी डेफिनेशन जो होती है वो क्या होता है, इट डील्स विद डिजीज, कॉजेज, इटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब देखो पादप के रोग, और जो रोग होता है ना डिजीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो डिजीज का अध्ययन करना प्लांट पैथोलॉजी हो गया, ठीक है। तो डिजीज क्या है, ये भी तो देखो डिजीज के अंदर भी सोचने वाली बात होती है कि रोग होता क्या है, रोग, ठीक है, रोग क्या होता है, रोग के कारक क्या होते हैं, ठीक है। रोग दो तरीके से हो सकता है वैसे देखें तो, क्या बोलते हैं जिसको अपने क्या होते हैं इन्फेक्शियस टाइप का बोल सकते हैं, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, संक्रमणकारी और असंक्रमणकारी, ठीक है। जो एक जगह से एक चीज़ से दूसरे में फैल जाती है तो इन्फेक्शियस हो गया, और दूसरा जो ऐसे फैलने वाली नहीं होती, ठीक है, कोई माध्यम के द्वारा जो नहीं फैलता उसको नॉन इन्फेक्शियस बोल देते हैं, ठीक है। वो जिस पौधे के अंदर होगी वो सिर्फ उसी पौधे के अंदर रहेगी, दूसरे पौधे में नहीं फैलेगी, ठीक है, तो वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाती है। तो डिजीज होता क्या है, देखो डिजीज क्या होती है, आपने मीनिंग देखा था, इसका मतलब होता है सफरिंग। डिजीज का मतलब क्या होता है, सफरिंग या फिर अनइजीनेस होता है, ठीक है। अनइजीनेस का मतलब पौधे के अंदर क्या होगा कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, या फिर वो अनुकूल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसकी जो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसकी सारी जो जैविक क्रियाएं जो होगी वो सारी की सारी प्रभावित हो जाती है, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने डिजीज, ठीक है। तो डिजीज के अंदर क्या होगा, सफरिंग और अनइजीनेस। अनइजीनेस का मतलब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, क्या आ जाएगी उसके अंदर, क्या आ जाएगी, एबनॉर्मलिटी, ठीक है, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल नहीं बिहेव करेगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, तो उसको डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज क्या होता है, डिजीज जो होती है एक प्लांट का सफरिंग होता है, या फिर अनइजीनेस होती है पौधे की, ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, डिजीज को अपन बोलते हैं माल फंक्शनिंग। क्या बोलते हैं, माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है जो अपने नॉर्मल जो फंक्शन करता है उसको छोड़ के दूसरे तरीके से उसके फंक्शन होने लग जाते हैं, यानी कि उसके फंक्शंस जो होंगे, उसके जो पौधे के जो कार्य होते हैं, जो जैविक क्रियाएं होती है, वो सारी की सारी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, तो उस वजह से क्या बोलते हैं, उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पौधा बोलता तो है नहीं, तो उसको देख के ही पता चलेगा। तो माल फंक्शनिंग का मतलब उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाना, नॉर्मल नहीं रहता पौधा, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग, इसको डिजीज की परिभाषित करेंगे तो क्या बोलेंगे कि प्लांट डिजीज जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की माल फंक्शनिंग होती है। वो क्या होता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन। कंटिन्यूअस इरिटेशन मतलब कोई भी चीज़ उसको इरिटेट कर रही है, पौधे को क्या कर रही है, कोई भी चीज़ उसको इरिटेट कर रही है, एक फैक्टर उसको इरिटेट कर रहा है, या तो वो बायोटिक हो सकता है, बायोटिक का मतलब लिविंग, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग।
तो दोनों प्रकार के जो फैक्टर होते हैं उसमें से कौन सा भी हो सकता है जो उसको बार बार उसको प्रताड़ित कर रहा है। इरिटेशन का मतलब उसको प्रताड़ित कर रहा है, मतलब उसको टॉर्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग होती है, माल फंक्शनिंग मतलब उसके फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ जाती है, वो भी किस वजह से, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन कॉज्ड बाय, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरिटेशन कॉज्ड बाय बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो इरिटेशन होता है वो किस वजह से होता है, बायोटिक यानी कि जैविक, ठीक है, जैविक या अजैविक, ठीक है। तो ये बताऊंगा मैं क्या होता है जैविक और अजैविक। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट के द्वारा कंटिन्यूअस इरिटेशन होता है, ठीक है। उस वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन loss of resulting in economical losses और डेथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो पौधे के क्या होगा, इकोनॉमिकल पार्ट का लॉस होगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन इकोनॉमिकल पार्ट, ठीक है, और डेथ ऑफ प्लांट। पौधे का क्या होगा, या तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल लॉस होगा। अब देखो सीधा सा फसल के अंदर रोग के द्वारा बहुत सा नुकसान होता है, तो वो क्या हो गया, उसका डिजीज की वजह से हुआ है ना, तो डिजीज की वजह से फसल के अंदर नुकसान हो जाता है, या फिर उसका उपज कम हो जाएगी, या फिर उसका कोई भी जो उपज वाला जो भाग होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ विकृतियाँ आ जाएगी, ठीक है, तो वो अपने को प्रॉपर उसकी उपज नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल लॉस होता है किस वजह से, माल फंक्शनिंग की वजह से। वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलके उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इरिटेशन करेंगे जिसकी वजह से उसके नॉर्मल फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है डिजीज। अब डिजीज को करने वाले जो फैक्टर होते हैं ना, वो कौन कौन से, देखो फैक्टर जो होते हैं वो मैंने बताया कि बायोटिक, एबायोटिक, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। एक फैक्टर और होता है, वो होता है मीजोबायोटिक, ठीक है। तो वो होता है मीजोबायोटिक, जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो बायोटिक फैक्टर का मतलब लिविंग, बायोटिक फैक्टर का मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स, जीवित जो भी है वो क्या होगा, बायोटिक। अब जीवित के अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर देखो माइक्रोब्स, इसके अंदर जीवित में क्या आएंगे, माइक्रोब्स जितने भी होते हैं जो प्लांट डिजीज करते हैं वो सारे आ जाते हैं इसके अंदर लिविंग थिंग्स में, ठीक है। एबायोटिक के अंदर क्या आता है, देखो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। पौधे के अंदर पोषक तत्वों को कमी हो जाने की वजह से। दूसरा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, और पीएच की वजह से, सोइल पीएच जो होती है ना उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, नॉन लिविंग। तो ये क्या आ जाएगी एबायोटिक के अंदर। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो सबको पता है, जैसे नाइट्रोजन की कमी हो गया, पोटेशियम की कमी हो गया, फास्फोरस की कमी हो गया, तो ये क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। उस वजह से अब देखो तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी तैयारी की, तब उस टाइम की धान के अंदर क्या होता है, खेरा डिजीज होती है। धान के अंदर क्या होती है, खेरा डिजीज होती है। वो किस वजह से होती है, जिंक की डेफिशिएंसी। तो धान का जो खेरा रोग, उसको डिजीज न बोल के उसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर। उसको क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर। क्यों, क्योंकि एक डेफिनेशन आती है इसके अंदर, एक टर्म होती है कि एबायोटिक एजेंट से या फिर एबायोटिक कोज से जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपने, डिसऑर्डर। और जो बायोटिक से होती है उसको क्या बोलते हैं, डिजीज। कि डिजीज का मतलब हो गया कि लिविंग थिंग्स होना चाहिए उसके अंदर, कि जो जीवित होगा, जो जीवित जीव होगा उसके द्वारा जो डिजीज की जो उसके द्वारा एबनॉर्मलिटी की जाती है उसको तो बोलते हैं डिजीज। और जो एबायोटिक कारण की वजह से उसके अंदर एबनॉर्मलिटी जाती है उसको बोलते हैं अपने डिसऑर्डर। तो धान का खेरा रोग जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये क्या हो, जिंक क्या हो गया इसके अंदर, एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। मीजोबायोटिक, मीजोबायोटिक के अंदर देखो क्या होगा, मीजोबायोटिक का मतलब
लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप का बिहेवियर होता है उसका, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप का होता है। मीजोबायोटिक के अंदर क्या आता है, देखो मीजोबायोटिक मतलब लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अपने वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस का मतलब कि वो जब भी लिविंग सेल या फिर लिविंग के कांटेक्ट में आता है, या अगर कोई ये वायरस जो होता है ना वो क्या होता है, लिविंग सेल के जब कांटेक्ट में आता है तब तो ये क्या कहलाता है, बायोटिक। और जब ये लिविंग सेल से बाहर रहता है, ठीक है, नेचुरल जो इन्वायरमेंट के अंदर रहता है, तो इन्वायरमेंट में रहता है तो उस टाइम ये क्या कहलाता है, नॉन लिविंग। तो ये दोनों के बीच का चेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों के बीच का लिंक हो गया। तो ये क्या हो गया, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप का बिहेवियर करता है। जब ये पौधे के अंदर होगा तब तो ये लिविंग होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन उसका चेंज कर देता है। और जब पौधे से बाहर होता है तो ये क्या कहलाता है, नॉन लिविंग। इसके अलावा वायरस के अलावा और क्या चीज़ होती है, वायरोइड्स, ठीक है। तो वायरोइड्स जो होता है वो भी इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में आता है, ठीक है। वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। वायरोइड क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। वायरस क्या होता है, इसके बारे में भी अपने माइक्रोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें पीछे एक चीज़ देखो, बायोटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है। बायोटिक के अंदर क्या आएंगे, कौन कौन से आएंगे फैक्टर उसके अंदर, ये देखो कि बायोटिक जो हो गए, जिनको हमेशा अपने लिविंग ही बोलते हैं, तो लिविंग के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, जो पौधे के कांटेक्ट में हो या नहीं हो पर लिविंग होते हैं। लिविंग का मतलब जो जैविक क्रियाएं करेंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जीव के अंदर आ जाएंगे या बायोटिक के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, देखो फंजाई, इसके अंदर क्या आएगी, डिजीज करने वाले जो होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे इसके अंदर माइक्रोब्स। फंजाई मतलब कवक, फफूंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु आ गया उसके अंदर। और इसमें क्या आता है, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इसमें आता है जैसे निमेटोड। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, किस में आ जाएगी, ये सारे के सारे आ जाते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। फंजाई, अब फंजाई का तो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बहुत सारी डिजीज करती है प्लांट के अंदर। बैक्टीरिया है, उसके बाद बैक्टीरिया का नाम आ जाएगा, फिर फाइटोप्लाज्मल डिजीज और निमेटोड की जो डिजीज होती है। तो ये सारे के सारे किस में होंगे, लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, अपने बायोटिक टाइप के फैक्टर, ठीक है। तो डिजीज हो गया। अब डिजीज करने वाले एजेंट का पता चल गया। अब देखो अपने क्या चीज़, देखो डिजीज को अगर क्लासिफाइड करते हैं उसके कारणों के आधार पे, अगर डिजीज को अपने क्लासिफाइड करते हैं उसके कारणों के आधार पे, तो ये 3 प्रकार का हो जाएगा। देखो कौन कौन सा हो गया, बायोटिक, और दूसरा एबायोटिक, और तीसरा आ जाएगा इसमें मीजोबायोटिक। इसको ऐसे याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ऐसी चीज़ें। तो बायोटिक के अंदर एग्जाम्पल लिखना है, तो एग्जाम्पल से पहले डेफिनेशन लिख देना कि लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो डिजीज करने वाली जो जीवित जो होते हैं उनको बोल देते हैं बायोटिक। अब इसमें क्या आ जाएगा, फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, सूत्रकृमि जिनको बोलते हैं, और फाइटोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव होते हैं, ये एमएलओ जिनको बोलते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, बायोटिक में आ जाएंगे, ठीक है। एबायोटिक में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, टेम्परेचर, वाटर या फिर इरिगेशन जिसको बोल देंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा, सोइल का पीएच आ जाएगा। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एबायोटिक के अंदर। मीजोबायोटिक है तो मीजोबायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा, वायरस और वायरोइड्स। तो ये मीजोबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मीजोबायोटिक वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप के हो जाएंगे। अब ये हो गया डिजीज को करने वाले कारक, ठीक है। अब इसमें सब चीज़ें होगी, देखो अब इसके अंदर अपने डिजीज जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें कहाँ क्या चीज़ आएगी कि फंगस के द्वारा होने वाली बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारी होती है पौधे के अंदर फंगस के द्वारा। फिर आती है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ,
ठीक है, डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया। फिर होता है निमेटोड से होने वाली, फिर होती है फाइटोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज, और न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी से भी बहुत सारी डिजीज होती है। ठीक है, और उसके बाद में टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर की वजह से भी पौधे जल जाते हैं, तो उसका भी अलग इफेक्ट होता है। पानी की कमी की वजह से विल्टिंग अपीयरेंस, तो विल्टिंग भी क्या हो गया, एक प्रकार का डिसऑर्डर हो गया। उसके अंदर पीएच की वजह से भी पौधे में बहुत सारी डिजीज होती है। ठीक है, मीजोबायोटिक वायरस से भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, और वायरॉइड से भी माइनर कुछ एक बीमारियां होती है। ठीक है, तो ये हो गया डिजीज। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर डिजीज हो गया अपना, तो डिजीज के बाद में क्या चीज़ आती है, देखो सिम्टम्स, एक चीज़ नाम आता है सिम्टम्स। ये अपनी टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में पूछते हैं इसके बारे में, ध्यान से पढ़ना इसको। इसका मतलब हो गया लक्षण, सिम्टम्स का मतलब हो गया लक्षण। लक्षण का मतलब क्या है, किसको बोलेंगे लक्षण, सिम्टम्स। अब इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखोगे सिम्टम्स में, सिम्टम्स का मतलब हो गया पौधे की इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस, पौधे के जो होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, या फिर जो पौधे की जो सिम्टम्स का मतलब हो गया अपीयरेंस, सिम्टम्स का मतलब हो गया अपीयरेंस। अपीयरेंस किसकी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस ऑफ प्लांट। ठीक है, जो कि पौधे पे अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। पौधे के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन जो कि पौधे के ऊपर दिखाई देते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं। पौधे के आंतरिक और बाह्य जो परिवर्तन होते हैं, उनको अपने क्या, जो पौधे पे दिखाई देते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, अपने सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स में अब क्या होगा, सिम्टम्स के अंदर जैसे एग्जाम्पल, पौधे के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन जो कि पौधे पे दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं, लक्षण। जैसे शेप, पौधे का शेप होता है, पौधे का साइज होता है, और पौधे का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, पौधे के सिम्टम्स होते हैं कि पौधे का शेप बिगड़ गया। ठीक है, शेप बिगड़ने की वजह से विकृति आ गई, पौधे क्या है, साइज बिगड़ने की वजह से विकृति आ गई, और पौधे का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, यानी कि पूरा पौधे का अपीयरेंस बिगड़ जाता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, अपने सिम्टम्स। पौधा बोल तो पाता नहीं, लेकिन अपने इसके हिसाब से शेप, साइज और स्ट्रक्चर बदलने की वजह से अपने क्या करेंगे, इसमें पौधे के अंदर लक्षण की पहचान कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मलानी जिसको बोलते हैं, उकठा, उकठा जिसको बोलते हैं। ठीक है, उकठा या फिर विल्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विल्ट। तो विल्ट क्या है, एक विल्ट अपने जैसे बोलते हैं कि इसके अंदर कौन सी डिजीज होगी, विल्ट डिजीज। तो विल्ट डिजीज होने का मतलब उसमें क्या, डिजीज उसको किस लिए बोला, क्योंकि उसके अंदर माल फंक्शनिंग हुआ, उसके अंदर उसके जो उसका जो फंक्शन होता है पौधे का, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, और उस चेंज होने की वजह से उसमें को क्या बोल दिया आपने, डिजीज। अब डिजीज में भी उसका क्या नाम रखा अपन ने, विल्ट। विल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ टर्जिडिटी, लॉस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब पौधे के अंदर जो सफेदपन होता है, पौधे के अंदर पानी की वजह से जो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर उसकी बनी रहती है, पानी की कमी से पौधे में क्या होगा, मुरझान आ जाता है। तो लॉस ऑफ टर्जिडिटी का मतलब लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ टर्जिडिटी का मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से। ठीक है, पानी की कमी की वजह से पौधे के अंदर जो लक्षण या फिर मुरझान उत्पन्न होता है पौधे के अंदर, तो उस मुरझान को अपने क्या बोल देते हैं, विल्ट। और उस विल्ट के बहुत सारे कारण होते हैं कि कितने टाइप की हो सकती है विल्ट, बायोटिक हो सकती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल विल्ट हो सकती है, बहुत सारे उसमें बायोटिक में भी क्या हो सकता है, निमेटोड हो सकता है, फंगस हो सकता है, या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें अपने बाद में पढ़ेंगे। उसको डिटेक्ट करना पड़ता है, डिटेक्ट का मतलब उसको पहचान करना पड़ता है कि ये जो सिम्टम होता है वो विल्ट जो होती है वो निमेटोड से हो रही है, या फंगस से हो रही है, या फिर बैक्टीरिया से होती है। अगर ऐसी चीज़ों को जब तुम लोग पहचानने लग जाते हो, तो तब क्या होता है कि उस चीज़ को प्रैक्टिकली जब अपने करते हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप उसमें परफेक्ट हो गए, कि आप पौधे की डिजीज़ को दूर से देख के भी पहचान सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो इसका ध्यान चलेगा, पता चलेगा आगे कि ये कैसे पहचानी जाती है, विल्ट। तो विल्ट क्या हो गया, एक प्रकार से सिम्टम्स हो गया। अब विल्ट के अंदर क्या होगा, अपीयरेंस। अपने क्या देखते हैं उसके अंदर, पौधे की क्या देखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस में क्या होगा, अब देखो पौधे का जो एक्सटर्नल चेंजेस होगा, बाह्य रूप, पौधे के अंदर जो चेंज होता है वो क्या होगा, बाह्य रूप जो होगा उसका,
तो बाह्य रूप में क्या होगा, उसमें उसके बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा लक्षण दिखाई देगा। लक्षण का मतलब लक्षण उसमें देखो विल्ट डिजीज होगी। विल्ट अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ी एक अपने आप में टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। देखो विल्ट के अंदर क्या होगा, पहली चीज तो होगी उसके लक्षण क्या होंगे उसके अंदर। विल्ट का मतलब क्या होगा, उसमें मुरझान आएगा, ठीक है, ठीक है, विदरिंग जिसको बोलते हैं, मुरझान आ जाएगा, और येलोविंग आ जाएगी, पीलापन आ जाएगा पौधे के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, लीफ की जो पत्ती जो होगी, पत्तियां झड़ने लग जाती है, ठीक है, पत्तियां झड़ने लग जाती है। और क्या होगा, सूखना, ड्राई हो जाना, पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लग जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा जमीन पे गिर जाएगा, या फिर वो टूट जाएगा या बिखर जाएगा, पूरा का पूरा उसके ऊपर जो फ्लावर या फूल जो होंगे वो सारे के सारे भी झड़ जाते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, देखो मेन जो सिम्टम्स अपने बात करते हैं वो ये जो जिसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, इसको बोलते हैं जैसे ड्राइंग, ठीक है, विदरिंग, येलोविंग या क्लोरोसिस और ड्रॉपिंग, ठीक है, प्लांट की ड्रॉप, उसके पार्ट जो ड्रॉप हो जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है सिम्टम्स में, ये सारी चीज़ें क्या आती है सिम्टम्स में। और ये किसके सिम्टम्स हैं, सारे के सारे विल्ट डिजीज के। कौन सी डिजीज के हैं, विल्ट। अब एक चीज़ देखो, इसमें एक चीज़ सीधी सी कॉमन सी बात है कि अपनी डिजीज की पहचान कैसे करते हैं। जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि उसमें विल्ट हो रहा है, कि उसमें क्या हो रहा है, विल्ट हो रहा है, तो मेरे माइंड में क्या चीज़ आएगी, अब कैसे पहचानना कि उसमें विल्ट हो रहा है। अब मैं कैसे पहचानूंगा कि उसको विल्ट क्यों बोलूं, विल्ट तो बोल ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा लक्षण जिसमें अब पत्ती के ऊपर काले रंग के धब्बे बन रहे हैं तो उसको मैं विल्ट थोड़ी बोल दूंगा। विल्ट का बोलने के लिए मतलब पौधे के ऊपर देखूंगा मैं कि उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर उसके अंदर क्या चेंजेज हो रहे हैं। तब विल्ट को पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा कि उसको मैच करूंगा कि हाँ देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। विल्ट के अंदर पहली चीज़ तो ये होगी कि पौधे के अंदर पीलापन आएगा, पौधे के अंदर क्या आएगा, पीलापन आएगा। तो एक चीज़ आ गया कि पौधे में पीलापन आ गया, फिर वो मुरझान भी आ गया, फिर धीरे धीरे सूखने लग जाता है और उसके पार्ट झड़ने लग जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो डाई हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, अब अगर मुझे कोई बोले कि उसमें विल्ट हो रहा है तो मेरे दिमाग में चीज़ आएगी कि उसकी पत्तियां जल रही है, उसके फूल जल रहे हैं, वो पीलापन आ रहा है उसके अंदर और पौधा मुरझा रहा है। अब एक चीज़ देखो कि ये सारे के सारे जो फैक्टर काम करते हैं उसका मतलब कि उसके अंदर कमी किसकी है, पानी की। विल्ट का कारण क्या होता है, एक चीज़ तो हो गया पानी, मेन जो कारण होता है वो पानी होता है। अब पानी किस वजह से नहीं पहुँच रहा, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पानी नहीं पहुँचना, रूट का ब्लॉकेज हो जाना, पानी है ही नहीं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पानी की कमी की वजह से मुरझान आ जाता है, विल्टिंग पॉइंट जो होता है उस पे चला जाता है, पानी होता ही नहीं सोइल के अंदर, तो वो फिजियोलॉजिकल हो गया। दूसरा, अगर पानी है सोइल के अंदर फिर भी पौधा मुरझा रहा है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो बायोटिक कारण होते हैं, उसमें निमेटोड है या फंगस है, उस चीज़ को अपने पहचान होनी चाहिए। तो तभी अपने उस चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, उसमें मास्टर हो जाते हैं कि अपने उस चीज़ को अच्छे से पहचान सकते हैं। तो विल्ट का पहचानने के लिए अपने बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों टाइप की अपने विल्ट को समझना है, अपने उसको पता होना चाहिए। तो विल्ट तो हो गया एक प्रकार से डिजीज, और वैसे विल्ट अपने आप में एक पूरा सिम्टम होता है। विल्टिंग सिम्टम्स जो होते हैं वो सारे के सारे ये हो गया। विल्ट अपने आप में सिम्टम्स ऐसे हो गया क्योंकि विल्ट जब नाम लेते हैं तो उस टाइम में अपने आप दिमाग में एक ये चीज़ें आ जाती है कि उसके अंदर ये सारे लक्षण आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, लक्षण का मतलब उसका इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस, पौधे के शेप साइज में उसमें परिवर्तन हो जाना, इंटरनल और एक्सटर्नल परिवर्तन होना, उसको क्या बोल देते हैं, सिम्टम्स, ठीक है। तो ये अपना डिजीज और सिम्टम्स और एक प्लांट पैथोलॉजी की परिभाषा, ठीक है। तो ये अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद वैसे टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है उसके अंदर, फिर अपने एक एक माइक्रोब्स को पढ़ेंगे कि फंगस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये माइक्रोबायोलॉजी में भी और पैथोलॉजी के अंदर भी है, ठीक है। तो ये अपना कोर्स है, इसकी रेगुलर क्लासेज चलेगी, तो इसको साथ साथ में पढ़ते चले जाना। तुम्हारे एग्ज़ाम भी अभी पास में ही है, तो ऐसे जिसमें तुम्हारे अगर इस सब्जेक्ट में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी तो उस हिसाब से तुम्हारे पिछले के सेमेस्टर के मार्क्स बनेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम लोग इस पर कमेंट कर देना वीडियो पे, फिर उसके बाद में अपने उसमें सुधार कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।